साल 2017 की सर्दियों का वक्त था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पुराना गांव था। चकवाल के पास बसा एक छोटा सा गांव, जहां ज्यादा आबादी नहीं थी और जहां लोग रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। उस गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा मकान था। किसी जमाने में वह हवेली हुआ करती थी, लेकिन अब वो जगह खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले उसे काली हवेली के नाम से जानते थे। लोगों का मानना था कि उस हवेली में किसी जमाने में एक अमीर जमींदार अपनी जवान बेटी के साथ रहा करता था। लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। किस तरह मरी, कोई नहीं जानता। कहते हैं कि उसी दिन से उस हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कोई लड़की की चीखें सुनता तो कोई हंसी। कई लोगों ने वहां एक साया भी देखा, एक लड़की जो सफेद कपड़ों में चुपचाप खड़ी रहती थी। गांव वाले डरते थे, कोई उस हवेली के पास नहीं जाता। लेकिन फिर भी एक लड़का था, रिजवान, जो गांव के बाहर कॉलेज में पढ़ता था और थोड़ा मॉडर्न सोचता था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो कहता, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का वहम होता है। एक दिन रिजवान अपने 3 दोस्तों अमन, फहद और जैन के साथ गांव आया। छुट्टियां थीं और सभी दोस्त मिलकर गांव में कुछ नया करने की सोच रहे थे। रात को बोनफायर किया, बातें की और फिर किसी ने मजाक में कह दिया, चलो काली हवेली चलते हैं, देखते हैं क्या सच में कुछ होता है। सभी हंसे, लेकिन रिजवान ने तुरंत हामी भर दी। बाकी दोस्त थोड़े डर गए, लेकिन रिजवान की जिद देखकर चल पड़े। रात के करीब 11 बजे होंगे। ठंडी हवा चल रही थी। हाथ में टॉर्च लेकर चारों दोस्त उस खंडहर हवेली की ओर बढ़े। पूरा रास्ता सुनसान था, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज और झाड़ियों की सरसराहट। हवेली के गेट तक पहुंचते ही फहद ने कहा, भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। लेकिन रिजवान ने उसे डांटते हुए कहा, डरपोक ना बन, आज पता चल जाएगा कि ये सब फालतू की कहानियां हैं। गेट की जाली को धक्का देकर उन्होंने उसे खोला। जंग लगे लोहे की आवाज ने जैसे सन्नाटा चीर दिया हो। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। टूटी हुई सीढ़ियां, झाड़ झंखाड़ से भरा आंगन और दीवारों पर अजीब निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन्हें खुरच रहा हो। चारों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और अंदर घुसे। कुछ देर तक तो सब ठीक था। एक पुराना झूला बरामदे में पड़ा था, हिलता हुआ, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। फिर अचानक जैन चिल्लाया, देखो उधर कोई है। सबका दिल धक धक करने लगा। उन्होंने देखा, एक कोने में एक सफेद परछाई खड़ी थी। वो हिली नहीं, बस वहीं स्थिर खड़ी रही। कौन है? रिजवान ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब नहीं मिला। तभी अचानक वो परछाई हवा में उड़ते हुए उनके पास आई और गायब हो गई। सबके हाथ से मोबाइल गिर गए। अंधेरा छा गया। कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। फिर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के हंसने की, किसी के रोने की, किसी के कदमों की। अमन बुरी तरह कांप रहा था। मुझे नहीं रहना यहां, हम मर जाएंगे। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर जोर से धक्का मारने पर भी नहीं खुला। क्या करे अब? फहद चीखा। तभी पीछे से किसी ने रिजवान के कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एकाएक उसके माथे से खून बहने लगा, जैसे किसी ने तेज नाखून से उसे खरोंच दिया हो। फिर एक कमरे से एक बच्ची की आवाज आई, आपको मेरी मदद करनी होगी। रिजवान ने पूछा, कौन हो तुम? मैं अलीना हूं। मुझे मेरे अब्बू ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, हर साल जो यहां आता है, मैं उसे दिखाती हूं कि मैं क्या भुगत रही हूं, लेकिन कोई मुझे निकालता नहीं। अब तुम नहीं जाओगे। अचानक से दीवार खुद ब खुद हिलने लगी और उसमें से एक सड़ी हुई लाश का चेहरा बाहर निकला। आंखें गड़ी हुई, चेहरा गला हुआ, लेकिन बाल वैसे के वैसे, लंबे काले, जैसे किसी जिंदा लड़की के हों। अमन बेहोश हो गया। फहद दीवार से टकराकर गिर पड़ा। जैन भागने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर गया। अब सिर्फ रिजवान होश में था। वो चिल्लाया, तुम क्या चाहती हो? मुझे आजादी चाहिए, उस परछाई ने कहा। लेकिन हर इंसान मुझे सिर्फ तमाशा समझता है। रिजवान ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें कैसे आजादी मिलेगी?
मेरी लाश को बाहर निकालो और मुझे दफन करो। लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे, तुम भी मुझ जैसे बन जाओगे। रिजवान कांपते हाथों से दीवार के पास गया, जहां की ईंटें खुद ही हिलने लगी थीं। उसने वहां खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में एक छोटे कंकाल जैसी चीज निकली, जो एक लड़की का था। बाल अब भी सही सलामत थे, जैसे उस आत्मा की पहचान हो। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, हवेली में अचानक तेज रोशनी हुई। सब कुछ थरथराने लगा। फिर एक पल में सब शांत हो गया। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास जमा हुए। जब खबर फैली कि 4 लड़के रात को वहां गए थे, 2 को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। जैन के पैर में गहरी चोट थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, रिजवान बेहोश था, लेकिन उसके हाथ में मिट्टी से सना वो कंकाल था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। डॉक्टरों ने कहा, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अब बोल नहीं सकता, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। आज भी जब कोई गांव वाला उस हवेली के पास से गुजरता है, तो दीवार पर कुछ उभरे हुए अक्षर दिखाई देते हैं, शुक्रिया, और फिर एक हल्की सी हंसी की आवाज। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो हंसी अलीना की है या किसी और की। 3 दिन गुजर चुके थे। रिजवान अब भी चुप था। अस्पताल के बेड पर लेटा बस छत की ओर देखता रहता। न किसी से बात करता, न कोई रिएक्शन देता। डॉक्टरों ने उसे मानसिक आघात, ट्रॉमा बताया, लेकिन गांव के बुजुर्गों को पता था कि ये कुछ और है। उस रात हवेली के पास कोई नहीं गया, लेकिन गांव के 2 लड़कों ने बताया कि उन्होंने हवेली की दीवार पर किसी लड़की का चेहरा उभरा हुआ देखा। ऐसा जैसे वो दीवार में नहीं, बल्कि खुद हवेली का हिस्सा बन चुकी हो। फहद और जैन धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता कि उस रात क्या हुआ, उनके चेहरे पीले पड़ जाते। अमन अब भी सदमे में था और रोज रात चिल्लाकर उठ जाता। लेकिन सबसे अजीब था रिजवान। एक रात गांव में जोर की आंधी आई। आसमान में बिजली चमक रही थी। उसी वक्त रिजवान अस्पताल के बेड से गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो कैसे निकला, कहां गया। लेकिन अगले दिन गांव वालों ने देखा, काली हवेली का दरवाजा खुला था और हवेली की दीवार पर अब एक नई लाइन उभरी थी, अब मैं अकेली नहीं हूं। और उसके ठीक नीचे मिट्टी में एक नाम खुदा हुआ था, रिजवान। गांव वालों ने हवेली को फिर से बंद करवा दिया, लोहे की चेन से जकड़ दिया और चारों तरफ मजारों के तावीज बांध दिए। लेकिन आज भी हर साल 3 दिसंबर की रात, जिस दिन रिजवान और उसके दोस्त वहां गए थे, हवेली की खिड़की से 2 परछाइयां झांकती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। कोई हंसता है, कोई रोता है, और हवेली की पुरानी दीवारों में आज भी वो आवाज गूंजती है, अब तुम कभी नहीं जाओगे।